हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि कोई एक स्लिट थी, ठीक है, जिसकी लेंथ एल थी और ब्रीथ बी थी। जब इस पे कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती थी तो आपको स्क्रीन पे जो है एक मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न मिलता था, जिसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होती थी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी और उसके बाद के जो मैक्सिमम्स होते थे उसकी इंटेंसिटी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। इस तरह का पैटर्न मिलता था। अब हम लोग एक दूसरा केस कंसीडर करने जा रहे हैं जो कि डबल स्लिट का है। जैसे ये सिंगल स्लिट था, अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या हो, दो स्लिट हो, एक स्लिट ये हो गई और उसके पास में दूसरी स्लिट हो, ठीक है, कुछ इस तरह का हो। तो इसमें मान लीजिए कि स्लिट की विड्थ कितनी है, बी हो, स्लिट की विड्थ कितनी है, बी है, और उनके बीच के सेंटर से सेंटर, दोनों स्लिट के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, डी है। तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ऐसा स्लिट कंसीडर किया कि दो स्लिट इस तरह से कंसीडर किया कि उनकी विड्थ जो है क्या हो, बी हो। ये आपकी क्या हो गई, विड्थ बी है, और उनके दोनों स्लिट के कॉन्जिक्वेटिव पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी हो। मतलब हमने दो नियर बाई स्लिट्स कंसिडर किया है, उसमें दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है और इंडिविजुअल स्लिट्स की जो विड्थ है वो क्या है, आपकी बी है। ये हमारा केस है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस तरह के स्लिट पे जब कोई लाइट बीम इंसिडेंट होती है, जैसे आपने लाइट बीम इंसिडेंट कराया, ठीक है, मतलब जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है तो स्क्रीन पे जो ये पैटर्न दिख रहा है ना नीचे वाला, ठीक है, इस तरह का कुछ पैटर्न मिलता है। मतलब आप देखते हैं कि जो सिंगल स्लिट में केवल आपको एक सिंगल सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा था और एक मिल रहा था, उसके बाद सेकंड अदर मैक्सिमम मिल रहे थे ऑफ स्लाइटली लोअर इंटेंसिटीज। लेकिन इस केस में क्या मिल रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमास के अंदर जो भी बहुत सारे मिनिमाज मिल रहे हैं, मतलब जो मैक्सिमा मिल रहे हैं मैक्सिमा के अंदर भी आपको कुछ मिनिमाज मिल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ पैटर्न जो आपको यहाँ दिख रहा है क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि दो स्लिट हैं, ठीक है, यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये दो स्लिट हैं, एक स्लिट आपकी ये है और दूसरी स्लिट ये है, ठीक है। स्लिट इस तरह से है कि दोनों की विड्थ कितनी है, बी है, दोनों स्लिट की विड्थ कितनी है, बी है, और स्लिट की जो लेंथ है वो बी के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज है। इतना ही नहीं, ये भी एज्यूम करते हैं कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, दोनों स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, डी। इस तरह से हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो स्लिट है, दोनों की विड्थ कितनी है, बी है, दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, बाई डी डिस्टेंस। अब हमें कैलकुलेशन करना है कि अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट इन दोनों स्लिट्स पे इंसिडेंट होती है, मतलब डबल स्लिट पे अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है तो होता क्या है, रेज डिफरेंट एंगल पे डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और ये रेज जब लेंस से होके जाते हैं या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या करते हैं, कहीं पे मीट करते हैं पॉइंट पी पे, ठीक है। तो अगर ये रेज जो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हुए तो किसी स्क्रीन के किसी पॉइंट पी पे वो मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का पैटर्न कैसा है, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो स्लिट है, ठीक है। तो पहले स्लिट का विड्थ कितनी है, बी, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया, पहले स्लिट की विड्थ कितनी है, बी, बी है, ठीक है। दूसरे स्लिट की विड्थ कितनी है, वो भी क्या है, बी है, और दोनों स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है, डी है। ये हमारा केस है कि दो स्लिट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और स्लिट की विड्थ कितनी है, बी है। अब होता क्या है कि जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इसमें इंसिडेंट होती है, जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इन स्लिट पे इंसिडेंट होती है तो उनका डिफ्रैक्शन होता है और रेज क्या होती है, डिफरेंट एंगल पे डिफ्रैक्ट हो जाती है। मान लीजिए
तो रेज जो है थीटा एंगल पे अगर डिफ्रैक्ट हो रही हैं तो वो स्क्रीन के किसी पॉइंट पी पे मीट करेंगी, वहां पे उनकी कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, क्योंकि जितनी रेज डिफ्रैक्ट होकर एट पॉइंट पी पे मिल रही हो क्या करेंगी, आपस में इंटरफियर करेंगी और वहां पे उनका सुपरपोजिशन की वजह से कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी होगी। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है। तो किस तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसे ही हमें कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें, जैसा कि हम लोगों ने सिंगल स्लिट कंसीडर किया तो उसमें क्या था, केवल एक स्लिट थी और उसमें जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो उसका डिफ्रैक्शन हुआ तो हमें कुछ पैटर्न मिला। अगर हम एक स्लिट को बंद कर दें, दूसरे स्लिट को मान लीजिए बंद कर दें, तो क्या होगा, जो पैटर्न होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की तरह होना चाहिए। अगर पहले स्लिट को बंद कर दें तो दूसरे स्लिट से जो लाइट यहाँ रेज जा रही हैं पी एट पॉइंट पी पे मीट कर रही हैं, वो भी पैटर्न क्या होना चाहिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की तरह ही होना चाहिए। अगर दो स्लिट हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि पहले की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है, दूसरे की वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है उनका आपस में क्या हो रहा है, इंटरफियर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, जो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एक्चुअल में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, और दोनों स्लिट के, अगर दोनों स्लिट को हम मान लें कि पॉइंट सोर्सेज हैं तो उनके इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द टू पॉइंट सोर्सेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। मतलब कि ये दो पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटरफेरेंस होगा और जो इंडिविजुअल आपका स्लिट है उसकी वजह से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा डबल स्लिट में जो भी आएगा। तो वो सब अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे, बस इतना हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो स्लिट है और उस पर जो कोई एक, दोनों स्लिट की विड्थ कितनी है, बी है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए हमने अज्यूम किया कि दोनों स्लिट की विड्थ क्या है, बी है, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है, एट पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी। तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में किया था। जैसा कि हमने कहा था कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई प्लेन वेव फ्रंट जब स्लिट पे इंसिडेंट होती है तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव करता है, वहां से सेकेंडरी वेव्स हर एक डायरेक्शन में निकलती हैं और वो स्क्रीन पे किसी पॉइंट पी पे मिलती हैं। तो बिल्कुल यही यहाँ भी वही चीज हो रही है। यहाँ पे कोई स्लिट है, मान लीजिए पहला स्लिट है तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मान लीजिए A1 A2 A3 डैश 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 AN पॉइंट सोर्सेज हैं। ये तो एज्यूम कर सकते हैं हम कि कोई पहले, जैसा सिंगल स्लिट के केस में किया था कि ये पहला A1 A2 A3, मतलब पहले वाले स्लिट में A1 A2 A3 उनके बीच में n पॉइंट सोर्सेज हैं और इन पॉइंट सोर्सेज के बीच में जैसे A1 और A2 के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना डेल्टा है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। हमने क्या एज्यूम किया कि पहले स्लिट में, जो पहला स्लिट है स्लिट नंबर 1 में, हमने एज्यूम किया वहां पे कौन कौन से पॉइंट सोर्सेज हैं, A1 A2 A3 डैश डैश डैश, यह नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज हमने मान लिया, ठीक है। ऐसे ही हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो दूसरा स्लिट है स्लिट नंबर 2, ठीक है, जो स्लिट नंबर 2 है उसमें भी वही चीज मान सकते हैं कि मान लीजिए एक स्लिट है, उस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है तो प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वहां से सेकेंडरी वेव्स हर एक डायरेक्शन में ओरिजिनेट होंगी। तो हम एज्यूम कर लिए कि जो वेव फ्रंट पे जो पॉइंट सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, B1 है, B2 है, B3 है, डैश डैश डैश, कहाँ तक है, Bn है। मतलब n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज हमने एज्यूम कर लिया दूसरे स्लिट में, और पहले वाले स्लिट में भी हमने एज्यूम कर लिया कि देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि A1 और A2 के बीच में हमने क्या सेपरेशन एज्यूम किया, डेल्टा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे स्लिट में जो दो पॉइंट सोर्स हमने कंसीडर किए उनके बीच में सेपरेशन क्या मान सकते हैं, B1 और B2 के बीच में सेपरेशन कितना, डेल्टा। अब यही सेपरेशन A1 A2 है, वही सेपरेशन क्या हो जाएगा, A2 A3 के बीच में होगा, वही सेपरेशन A3 A4 के बीच में होगा। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, A1 A2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट मतलब क्या है, A1 और A2 या A2 या A3 उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है,
डेल्टा है। इसी तरह दूसरे स्लिट में हमने एज्यूम कर लिया कि जो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं जैसे B1 B2, ठीक है, उनके बीच में सेपरेशन कितना है डेल्टा। ऐसे जो दूसरे अगला जैसे हो जाएगा आपका B2 और B3, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, उनके बीच में सेपरेशन कितना है डेल्टा। इसी तरह B4 B5 के बीच में सेपरेशन कितना है डेल्टा। ये हमने एज्यूम कर लिया। और दोनों स्लिट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है डी है। दोनों स्लिट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच, जैसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब क्या, पहले स्लिट का जो ऊपरी एज है वो है आपका A1 पॉइंट है, दूसरे स्लिट का जो ऊपरी एज है वो क्या है आपका B1। तो A1 और B1 के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है डी है। ये हमारा केस है। अब हम आगे की कैलकुलेशन इसके बेसिस पे करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या कि जो रिजल्टेंट एट पॉइंट P पे होगा, ठीक है, उस सिंगल स्लिट की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ P पे होगी वही वैसे ही रिजल्टेंट फील्ड जो इसके वाले दूसरे वाले स्लिट की वजह से एट पॉइंट P पे होगी, दोनों का क्या करना है, हमें सुपरपोजिशन कराना है। नाउ सपोज करिए कि कोई प्लेन वेव फ्रंट जो है आपका स्लिट पे इंसिडेंट हो रही है। ये आपका जो है प्लेन वेव फ्रंट क्या है, स्लिट पे इंसिडेंट हो रही है, जहाँ पे स्लिट विड्थ कितनी है B है दोनों की, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है D है। जब प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रही है इस स्लिट पे, तो इस स्लिट का हर एक पॉइंट, मतलब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव होता है, वहां से हर एक डायरेक्शन में रेज ओरिजिनेट होती हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए पहले वाले स्लिट पे क्या है, देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज। कौन कौन से, A1 A2 A3 AN, मतलब पहले वाले में हमने क्या कंसीडर किया, A1 A2 A3, ये क्या है n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज है। ऐसे दूसरे वाले स्लिट पे क्या है B1 B2 B3 डैश 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 n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज। ये हमने एज्यूम कर रखा है कि जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है स्लिट पे, तो स्लिट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्सेज की तरह बिहेव करता है, जहां से हर एक डायरेक्शन में वेव ओरिजिनेट होती हैं। और हमने इसमें अज्यूम कर लिया कि इस जो वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रही है उस पे क्या है, पहले वाले स्लिट पे n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज हैं, A1 A2 A3, और उन दोनों दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कितना है डेल्टा है। हमने भी एज्यूम कर लिया कि दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कितना है डेल्टा है। ऐसे दूसरे वाले स्लिट पे हमने एज्यूम किया कि देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, और वो B1 और उनमें दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कितना है डेल्टा है, ठीक है। तो ये हो गया कि यहाँ से रेज जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिजिनेट होंगी। लेकिन आपको पता है कि जो ये रेज ओरिजिनेट हो रही था, इन जनरल हम एज्यूम कर लें कि जो रेज थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। जो रेज A1 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है, A2 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है, A3 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही हैं। ऐसे दूसरे वाले स्लिट में देखें, जो B1 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है, B2 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है, B3 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही हैं, वो सारा कहाँ मिल रही है, सारे रेज आपस में क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल रेज को हम जब किसी कन्वर्जिंग लेंस से होके पास कराते हैं तो क्या करता है, उसे अपने फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करता है। तो मान लीजिए कि सारे थीटा एंगल पे ओरिजिनेट वाली जो रेज हैं वो किसी पॉइंट P पे स्क्रीन पे मिलती हैं। अब हमारा जो इंटरेस्ट है कि यहाँ पे E कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि इसी E से हम लोग I कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है, जो पहले मान लीजिए क्या है, जो पहला वाला स्लिट अगर हम कंसीडर करें, तो पहले वाले स्लिट की वजह से मान लीजिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है वो है आपका E1 इजिकल टू क्या है, मान लीजिए पहला रेस क्या है E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे एट पॉइंट P पे, E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डैश 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 EAN मान लीजिए, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले स्लिट की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या है E2 है, तो ये क्या हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा आपका EB1 प्लस EB2 डैश 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 EBN। EA1 EA2 EAN क्या है आपका, जो इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज हमने कंसीडर किया है, तो उस सोर्सेज जो पॉइंट P पे पहुंच रही हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टरबेंस है, ठीक है। इस पॉइंट P पे जो ये सोर्सेज A1 A2 से जो पहुंच रही हैं वो एट पॉइंट E पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं, वो उसकी वैल्यूज है, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले सोर्स B1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टरबेंस एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगा EB1 हो जाएगा। B2 से जो रेज निकल रही है उसकी वजह से कितना फील्ड डिस्टरबेंस हो जाएगा एट पॉइंट P पे EB2। ऐसे आपका nth पॉइंट है BN से जो रेज निकल रही हैं
थीटा एंगल पे वो एट पॉइंट पी पे जब मीट करती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई बी एन, ठीक है। ये है आपका, तो रिजल्टेंट हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे का वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए पहला स्लिट है, तो पहले स्लिट की वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड पी क्या हो जाएगा, ई वन इक्वल टू सारे का सुपर सम कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले स्लिट की वजह से जो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, सारे का हम सम कर देंगे, ठीक है, यही है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने रेज कंसीडर किया कि पैरेलल जा रही हैं A1 से, A2 से, A3 से, ये पैरेलल तो हैं बट इनके बीच में क्या है, एक पाथ डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए A2 वाले से रेज से निकल रही है, वहाँ पे क्या रहा है आपका A2 डैश, मान लीजिए फुट है उसका, और नीचे वाले पे क्या है आपका A3 डैश है, ठीक है, A3 डैश। तो हम देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, तो ये क्या है, इसके आगे तो रेस पैरेलल हैं और एक दूसरे से सेम एंगल सेम डिस्टेंस ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या है, A2 का पाथ में कुछ डिले है कंपेयर टू A1, फिर A3 से जो रेज निकल रही है उससे भी क्या है, पाथ में कुछ डिफरेंस है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रेज A1 से निकल रही है, जो रेज A2 से निकल रही है, उसके बीच में क्या है, एक पाथ डिफरेंस है। ऐसे दूसरे वाले केस में देखें, यहाँ भी जो रेज B1 से निकल रही है, जो रेज B2 से निकल रही है, उनके बीच में क्या आ रहा है, एक पाथ डिफरेंस मिल रहा है। जो B2 से निकल रही है, जो B3 से निकल रही है, उसके बीच में क्या आ रहा है, एक पाथ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसी पाथ डिफरेंस को पहले हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो मान लीजिए कैसे पाथ डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए पॉइंट क्या है आपका A1, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्या है A2। A1 से कितने एंगल पे रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, एक्सिस से थीटा एंगल पे। A2 से क्या हो रहा है, वहां से भी क्या हो रही हैं, थीटा एंगल पे रेज ओरिजिनेट हो रही हैं। अब हो रहा है कि अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि इसको एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, किससे, जो रेज A2 से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक। अब ये कितना हो रहा है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है, ये है आपका A2 डैश पॉइंट, ओके। तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है आपका A2 डैश, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चूंकि एंगल क्या है, थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो अब जो है, जो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल A1 A2 A2 डैश में देखें तो हमारे पास क्या मिलता है, A2 डैश की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, डेल्टा साइन थीटा आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि A2 से A2 डैश के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा साइन थीटा, ठीक है। जो मतलब, या दूसरे शब्द में ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका A1 और A2 से जो रेज निकल रही हैं, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस हो क्या है, A2 डैश, उसकी वैल्यू कितना है, डेल्टा साइन थीटा। ऐसे ही जो आपकी A3 और A3 डैश होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा साइन थीटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि A1 से जो रेज निकल रही हैं, वो A2 से रेज निकल रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा साइन थीटा। मतलब दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल्टा साइन थीटा। पाथ डिफरेंस है किसका, दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में। इसी तरह दूसरे वाले स्लिट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या हमने सेपरेशन डेल्टा ही माना है। तो दूसरे वाले स्लिट में क्या हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका डेल्टा साइन थीटा। मतलब दूसरे वाले ही स्लिट के दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा साइन थीटा। ये तो हमें पता ही है, ये सिमिलर केस है। तो इस तरह से जब अगर हम कैलकुलेट किए थे पहले भी, ठीक है, कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जो रेस अगर हम ये मान लें कि एक सिंगल इफेक्ट है, ठीक है, एट पॉइंट ई पे पहुंचा, कितना फील्ड पहुंचा, E1। तो E1 के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो याद होगा आपको, E1 क्या हो जाएगा आपका, E1 A साइन बीटा बाई बीटा कास ओमेगा टी माइनस बीटा। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाले केस में, मतलब हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि A1 से रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, A2 से रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, जो A3 से रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, और उनके बीच में जो हमने ये डिफरेंस कंसीडर किया था कि ये दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा है। ये सब कुछ एज्यूम करते हुए जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
की वैल्यू एट पॉइंट पी पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है? हमें मिलता है E1 sin बीटा बाई बीटा cos ओमेगा टी माइनस बीटा, जहाँ बीटा क्या था आपका? बीटा था आपका पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। ठीक है, तो जो रेस थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही हैं वो एट पॉइंट पी पे जब मीट कर रही हैं तो वहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है E1 इक्वल टू ए साइन बीटा बाई बीटा cos ओमेगा टी माइनस बीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहले वाले स्लिट की वजह से एट पॉइंट पी पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आता है वो होता है आपका ए साइन बीटा बाई बीटा कास ओमेगा टी माइनस बीटा, वेयर बीटा क्या है? बीटा इजकल टू पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है? किस एंगल पे रेस ओरिजिनेट हुई हैं, बी क्या है? आपका स्लिट का विड्थ है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये आपका दूसरा वाला स्लिट है एट पॉइंट पी पे उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, तो उसका भी एक्सप्रेशन जो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन दोनों क्या है? आइडेंटिकल ही है, पहले वाला स्लिट दूसरे वाले स्लिट के आइडेंटिकल ही है, तो वहाँ पे भी क्या है? बी की वैल्यू तो सेम ही है और थीटा एंगल पे भी ओरिजिनेट हो रहा है, तो एक तरह से हम देखें तो दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही सिमिलर होना चाहिए। जैसे E1 का एक्सप्रेशन है वैसे ही E2 का भी एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्यों? कि पहले वाला मान लीजिए कि ऐसे रेस गई और पॉइंट पी पे कन्वर्ज हो गई। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि एक एक सिंगल इलेक्ट्रिक वेव है, मान सकते हैं कि एक सिंगल वेव है जो पॉइंट पी पे पहुंच रही है, उसका इलेक्ट्रिकल वेरिएशन कुछ ऐसा है। ऐसे ही हम दूसरे वाले का मान सकते हैं कि यहाँ से एक सिंगल वेव जो है जा रही है और पॉइंट पी पे मीट कर रही है। अब क्या है इसकी वजह से? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? E2 है, तो E2 क्या होगा? E2 क्या होगा? तो E2 जो E1 है, ठीक है, जो E1 की वजह से फील्ड है, जो E2 की वजह से फील्ड है, वो सिमिलर टाइप के होंगे, उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर होगा। लेकिन क्या डिफरेंस है कि जो पहले वाले स्लिट से पी पे पहुंच रही है, जो दूसरे वाले स्लिट से पी पे पहुंच रही है, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, पहले वाले स्लिट से जो रेस निकल रही है, जो दूसरे वाले स्लिट से जो रेस निकल रही है, वहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? एक पार्ट डिफरेंस मिलता है। ये पार्ट डिफरेंस क्या होता है आपका? B1 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। कितना होगा ये पार्ट डिफरेंस? ये जो पार्ट डिफरेंस होगी उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या क्या जान रहे हैं कि थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? थीटा। दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन कितना है? D है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में सेपरेशन D है और ये रेज ऐसे जा रही है, रेज ऐसे जा रही है, तो जो ये पार्ट डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ जाएगा आपका? D साइन थीटा। तो जो पार्ट डिफरेंस आया वो आ गया आपका D साइन थीटा, ये आपका पार्ट डिफरेंस हो गया। इससे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, पार्ट डिफरेंस, तो क्या लिख सकते हैं उसको? 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा। ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। मान लीजिए इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई 1। फाई 1 क्या बताता है? जो स्लिट 1 से, मतलब पहले वाले जो स्लिट से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो फेज है, ठीक है, पी पे, और जो दूसरे स्लिट से वेव यहाँ पी पे पहुंच रही है, दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस हो कितना है? फाई 1 कितना है? 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पे दूसरे वाले के जो दूसरे वाला मतलब दूसरे वाले स्लिट से जो पॉइंट पी पे वेव पहुंच रही है उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं E2 इक्वल टू ए साइन बीटा बाई बीटा। और क्या कहाँ डिफरेंस होगा? केवल फेज में अंतर होगा, क्योंकि जो जो वेव रीच कर रही है क्या है? थोड़ा बाद में पहुंच रही है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस बीटा फाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ये E2 इक्वल टू ए साइन बीटा बाई बीटा कास ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस
φ1। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो E1 क्या है? E1 जो है आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एट पॉइंट P है किसका, जो वेव्स आपका पहले वाले स्लिट से निकल रही हैं। E2 क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, जो दूसरे स्लिट से निकल रही हैं। मतलब पहले वाले स्लिट से जितनी भी वेव ओरिजिनेट हो रही हैं पॉइंट P पे पहुंच रही है, तो उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1 इक्वल टू A साइन बीटा बाई बीटा cos ओमेगा t माइनस बीटा। दूसरे वाले स्लिट से जो वेव्स एट पॉइंट P पे पहुंच रही हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन होगा रिजल्टेंट, वो हो जाएगा A साइन बीटा बाई बीटा cos ओमेगा t माइनस बीटा माइनस φ1। φ1 क्या है आपका? 2 पाई बाई लेमडा d साइन थीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले वाले स्लिट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है एट पॉइंट P पे, वो है आपका E1 इक्वल टू A साइन बीटा बाई बीटा कास ओमेगा t माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हम लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? E1 टिल्डे इक्वल टू क्या हो जाएगा? A साइन बीटा बाई बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट लेंगे अगर इस एक्सप्रेशन का, तो हमारा यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हमने कैलकुलेशन को आसान करना है, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिख रहे हैं। ऐसे ही दूसरे स्लिट के वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? E2। E2 कितना हो जाएगा इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन? A साइन बीटा बाई बीटा e टू पावर i ओमेगा t माइनस बीटा। इसमें कुछ फेज का लैगिंग है, इसको लिख सकते हैं हम लोग φ1। ये हो जाएगा, ये दूसरे वाले स्लिट की वजह से हो गया। ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट पॉइंट P दोनों स्लिट की वजह से, वो हो जाएगी E इजिकल टू, यहाँ क्या है, φ1 की जो वैल्यू है ना वही है 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट फील्ड जो हो जाएगा आपका, वो आपका क्या होगा? प्लस E2। ठीक है, जो रिजल्टेंट फील्ड होगा इस पे, वो हो जाएगा E इजिकल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2। तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हम लिख सकते हैं क्या? E इजिकल टू E1 प्लस E2। क्योंकि क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हम लिख रहे हैं, क्योंकि E जो है क्या है एक्चुअल में, E इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ E टिल्डे। ऐसे ही E1 क्या है? इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ E1 टिल्डे। E2 क्या है? E2 क्या है? R इज रियल पार्ट ऑफ E2 टिल्डे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, जो हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग रियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें, उसी हिसाब से करते हैं। तो हमारे पास जो E के लिए एक्सप्रेशन आएगा क्या हो जाएगा? दोनों का सम कर लेंगे। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1 और 2 से, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, 1 और 2 की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाता है E इक्वल टू A साइन बीटा बाई बीटा e टू पावर i ओमेगा t माइनस बीटा प्लस A साइन बीटा बाई बीटा e टू पावर i ओमेगा t माइनस बीटा माइनस φ1। ओके, मान लीजिए क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब इसको जो है फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ ए साइन बीटा बाई बीटा इसमें भी है, ए साइन बीटा बाई बीटा इसमें भी, ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस बीटा इसमें भी है, ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस बीटा इसमें भी है। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको रीराइट कर सकते हैं ऐसे, ए साइन बीटा बाई बीटा ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस बीटा। ठीक है, ब्रैकेट में बचा क्या? 1 प्लस ई टू पावर माइनस आई φ1। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ई टू पावर आई φ1/2 कॉमन अगर हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? ए साइन बीटा बाई बीटा ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस बीटा, कॉमन क्या लिया हमने? ई टू पावर माइनस आई φ1/2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? पहला टर्म यहाँ पे 1 वाले पे बचेगा ई टू पावर आई φ1/2 माइनस ई टू पावर माइनस आई φ1/2, ये एक्सप्रेशन बचेगा।
अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अगले स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए साइन बीटा बाई बीटा, ये हो जाएगा ई टू, इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू, इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ देखिए क्या है, ई टू पावर आई फाइव वन बाई टू है, ठीक है, और ये सॉरी ये प्लस है, ई टू पावर आई फाइव वन बाई टू है प्लस ई टू पावर माइनस आई फाइव वन बाई टू है। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसको जो है साइन कास के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है आपका ई टू पावर एक्स आई एक्स है प्लस ई टू पावर माइनस आई एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू कास एक्स, ये लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं टू कास फाइव वन बाई टू, ओके। ये आया हमारा इसके लिए एक्सप्रेशन। तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, E इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आ जाएगा क्या, ए साइन बीटा बाई बीटा, ठीक है, टू भी है इसमें तो टू यहाँ लिख लीजिए, कास फाइव वन बाई टू, ओके। अब क्या बचा, ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू, ये हमारा एक्सप्रेशन जो आ रहा है इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नोटेशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। दोनों स्लिट की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन आ रहा है वो ये आ रहा है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट, मतलब हमने क्या कहा था कि जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में उसको हम रियल पार्ट कंपेयर कर लेंगे तो हमें रियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट पॉइंट पी पे। वो क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू, दोनों साइड में क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू, इसको लिख सकते हैं कास ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू प्लस आई साइन ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू। तो रियल पोर्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा टू ए साइन बीटा बाई बीटा कास फाइव वन बाई टू, अब ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा हमें कास ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू, ओके। मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह से हमारा जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है E इज इक्वल टू टू ए साइन बीटा बाई बीटा कास फाइव वन बाई टू कास ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू। ये क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए जो था हमने जस्ट माना था 3 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो फाइव वन है, फाइव वन क्या था, पाई बाई लैम्डा, ठीक है, बी डी साइन थीटा, यही था, पाई बाई लैम्डा, टू पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। तो फाइव वन बाई टू क्या हो जाएगा, फाइव वन बाई टू हो जाएगा आपका पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। अब इस फाइव वन बाई टू को आप मान लीजिए क्या है, गामा है। तो अगर ये वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आता है वो आता है क्या, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू टू ए साइन बीटा बाई बीटा कास फाइव वन बाई टू की जगह क्या हो जाएगा, कास गामा, ओके। अब इंटू कास ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस फाइव वन बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गामा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको देखें, इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 है, इसको देखें तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, एक्चुअल में ये इक्वेशन है आपका E इज इक्वल टू ई जीरो कास ओमेगा टी माइनस डेल टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ए वाला टर्म है, जो आपका ये वाला टर्म है, ठीक है, कास ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस गामा, ये क्या बता रहा है, फेज का टर्म बता रहा है, ठीक है। बल्कि एम्पलीट्यूड वाला टर्म कौन बता रहा है आपका, टू ए साइन बीटा बाई बीटा कास ओमेगा। इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड के लिए जो एक्सप्रेशन आया ई जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए साइन बीटा बाई बीटा कास गामा, ठीक है। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ये हमारा एम्पलीट्यूड के लिए टर्म है। और हम जानते हैं कि,
इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर। इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, I इक्वल टू 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर गामा। ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्रीन पे जो हमें मिलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 6 है। दिस इज क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डबल स्लिट। तो दो स्लिट के वजह से जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, I इक्वल टू 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर गामा। अब ये जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एक्सप्रेशन आया है इक्वेशन नंबर 6, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें दो टर्म है। पहला क्या है आपका I0 साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द intensity distribution produced by one of the slits। ठीक है, जो पहला वाला है वो देखिए वेरी सिमिलर है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन आया था बिल्कुल उसी के सिमिलर है। इसका मतलब है कि क्या बता रहा है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बता रहा है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द स्लिट है। जो दूसरा टर्म है, कौन सा टर्म है, कास स्क्वायर गामा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय 2 पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, ये बता रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय 2 पॉइंट सोर्सेस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका प्रोडक्ट है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न इनटू डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या है, एक इसमें दो टर्म है, कौन कौन से, पहला टर्म आपका जो है साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये बीटा स्क्वायर है। तो पहला जो टर्म है वो क्या है, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ये बता रहा है कि डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाई सिंगल स्लिट। और दूसरा क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाई 2 पॉइंट सोर्सेस। इस तरह हम देखते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए। तो एक मान लीजिए एक स्लिट ए था, दूसरा स्लिट ए था। ये मान लीजिए पहला स्लिट 1 है, ये दूसरा स्लिट 2 है, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो भी पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मान लीजिए विड्थ कितनी थी b और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था d, ये तो क्लियर है, ये था। अगर एक केस हम कंसीडर करें, केस नंबर 1, ठीक है, पहला केस ये कंसीडर करना है कि मान लीजिए जो दो स्लिट हमने कंसीडर किया है, ये स्लिट कंसीडर किया है, अगर स्लिट की विड्थ बहुत ही कम हो, ठीक है, बहुत ही नैरो हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम स्लिट विड्थ हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, अगर स्लिट विड्थ बहुत ही नैरो है तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि एक पॉइंट सोर्स आपका क्या है, ये है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट सोर्स यहाँ है। ये दोनों पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलेंगी वो आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और एक इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें मिलना चाहिए। तो देखिए ऐसा होता है क्या, मान लीजिए क्या है, b इज वेरी स्मॉल, तो बीटा का रिलेशन जो b के साथ हो क्या है, बीटा इक्वल टू पाई बाई लेमडा b साइन थीटा। अगर b बहुत स्मॉल है तो उस केस में a भी क्या हो जाएगा, वेरी बीटा भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो उस केस में हम एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू बीटा। तो उस केस में अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हमें क्या मिलता है, I इज इक्वल टू 4I0 साइन स्क्वायर बीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बीटा स्क्वायर है ही है, क्या मिला, कास स्क्वायर गामा। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 4I0 कास स्क्वायर गामा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन आया वो कैसा आ रहा है, कास स्क्वायर गामा, कुछ इस तरह का वेरिएशन बता रहा है। इस मतलब ये है कि केवल हमें इंटरफ्रेंस टर्म मिल रहा है।
अगर स्लिट विथ बहुत ही नैरो हो, ठीक है, जो ये दो स्लिट हमने कंसीडर किए, अगर ये स्लिट विथ क्या है बी बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में जो पैटर्न हमें मिलेगा वो वेरी सिमिलर टू इंटरफेरेंस पैटर्न ही मिलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न ही हमें मिलेगा। इस तरह से अगर एक पर्टिकुलर केस है कि अगर स्लिट विथ बहुत ही नैरो है, तो उस केस में दोनों स्लिट से जो रेज निकलेंगी वो आपस में एक तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न ही बनाएंगी। ठीक, अब केस नंबर 2 कंसीडर कीजिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, इस एक्सप्रेशन को देखिए। केस नंबर 2 में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन जो डी की वैल्यू है, मान लीजिए एक स्लिट ए था, दूसरा स्लिट ए था, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, डी था। अगर दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन क्या हो, जीरो हो, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन जीरो हो, तो क्या होगा, जब दोनों के बीच सेपरेशन डी जीरो हो, तो बीटा की वैल्यू, गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा। अब डी की वैल्यू जीरो है तो गामा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कास जीरो का वैल्यू, कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, आई इक्वल टू 4i0 साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या है, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, मतलब अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशन ले लें कि d इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन क्या है, जीरो है, तो हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का ही एक्सप्रेशन मिल रहा है। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों स्लिट के बीच में जो है, जो दोनों स्लिट क्या है बहुत ही नैरो है, तो हमें एक इंटरफ्रेंस पैटर्न का एक्सप्रेशन मिल रहा है। इस तरह से देखते हैं जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ डिराइव किया है वो क्या है, वो उस जो सिंगल स्लिट की कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इंटरफ्रेंस की कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपका डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है वो है आपका ए साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर गामा। इसमें ये जो कास स्क्वायर गामा टर्म है वो आपका क्या है, इंटरफ्रेंस टर्म है। ठीक है, और जो साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर है वो क्या है, आपका डिफ्रैक्शन टर्म है। अगर हम तो हमें अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करना है कि दो स्लिट की वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट करना होगा, मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला जो टर्म है उसका और जो इंटरफ्रेंस वाला टर्म है दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका प्लॉट करें तो हम क्या देखते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू बीटा इसको हम प्लॉट करते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर का जो वेरिएशन होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर का जो वेरिएशन है कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमाज मिलता है, फिर मैक्सिमाज मिलता है। जो अदर मैक्सिमाज मिलते हैं उसकी इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, बीटा के साथ डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, ऐसे ही कास स्क्वायर गामा जो है, कास स्क्वायर गामा का अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका एक पीरियोडिक रिपीटेशन होता है, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस मिलते हैं, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है, उसकी इंटेंसिटी का कुछ इस तरह का वेरिएशन मिलता है कि एक निश्चित इंटरवल पे आपका वो पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, अब क्या है, जब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ये साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर का प्लॉट हो गया, एक कास स्क्वायर गामा का प्लॉट हो गया। अब दो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये आपका इंटरफ्रेंस वाला मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे ये भी मैक्सिमम है, तो फाइनल वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका ये इंटरफ्रेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, डिफ्रैक्शन मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमा मिल रहा है। तो ऐसे ही कहीं पे देखिए आपका इंटरफेरेंस टर्म जो है क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे क्या है, डिफ्रैक्शन टर्म वाले में कुछ फाइनाइट वैल्यू है इंटेंसिटी की, बस जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जा रहा है, मिनिमम मिल जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर बहुत सारे इंटरफ्रेंस मैक्सिमम मिलते हैं, और अदर मैक्सिमम के बीच में भी बहुत सारे इंटरफ्रेंस मैक्सिमम मिलते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न मिलता है ये जो है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का होता है, बिल्कुल ही इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम होता है।
आइए डबल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, आई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर गामा। ये हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वेशन है, जहाँ गामा क्या था आपका पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा था, और बीटा क्या था, बीटा था आपका पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। अब हमें मालूम है कि इंटेंसिटी कब जीरो होगी, जब दोनों में से कोई भी एक टर्म जीरो होगा तो इंटेंसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी विल बी जीरो, इंटेंसिटी विल बी जीरो व्हेन, कब जीरो होगी, तो पहला वाला टर्म देखें, पहले वाले में क्या है, जब साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, जब साइन बीटा की वैल्यू जीरो होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जीरो होगी। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक टर्म जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो होगा। तो एक कंडीशन हमारे लिए साइन बीटा इक्वल टू जीरो, मतलब साइन एम पाई, ठीक है। जब बीटा की वैल्यू क्या है एम पाई, जहाँ एम की वैल्यू क्या हो सकती है, एम की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 समथिंग, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं बीटा इज इक्वल टू एम पाई गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी मिनिमम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा क्या है आपका पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा, और ये हो गया आपका एम पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें मिला बी साइन थीटा इज इक्वल टू यम लेमडा, ठीक है। ये क्या है, यम इक्वल टू 1 2 3। ये बता रहा है डायरेक्शन कब, जब इंटेंसिटी कब मिनिमम होगा। एक तो ये हो गया कि ये वाला टर्म अगर जीरो है तो इंटेंसिटी मिनिमम है, ऐसे ही जो दूसरा वाला टर्म भी जब जीरो होगा तभी इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो उसके लिए कब जीरो होगा, जब कास गामा की वैल्यू क्या हो, जीरो। कास गामा की वैल्यू जीरो कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो, कास 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप का हो, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो सकता है 0 1 2 3 समथिंग। इस तरह हम देखते हैं अगर गामा की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब गामा क्या है, गामा गामा होता है आपका क्या पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा। इस तरह से पाई से पाई क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो का जो कंडीशन आएगा वो आ जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 लेमडा, ठीक है। तो इंटेंसिटी कब मिनिमम होगी, जब डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो एन प्लस 1 बाई 2 लेमडा हो, या बी साइन थीटा इज इक्वल टू यम लेमडा हो। थीटा के लिए अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जो पहला वाला है ये इंटरफेरेंस मिनिमा का कंडीशन है, क्या है, ये है इंटरफेरेंस मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है, डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है। इस तरह से हमने मिनिमा का कंडीशन यहाँ निकाल लिया, ठीक है। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पे कहाँ कहाँ मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो उसके लिए ये दो इक्वेशन बताएंगे। तो जो पहला इक्वेशन है बी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, ये बताता है कि डिफ्रैक्शन की वजह से, मतलब कहाँ कहाँ ये बताता है किस किस पॉइंट पे डिफ्रैक्शन मिनिमम मिलेगी। तो जहाँ डिफ्रैक्शन मिनिमम मिलेगी वहाँ तो इंटेंसिटी मिनिमम मिलनी ही है। और दूसरा वाला टर्म बताता है कि कहाँ कहाँ हमारा इंटरफ्रेंस मिनिमा मिलेगी। तो जहाँ जहाँ इंटरफ्रेंस मैक्सिमा मिलेगी वहाँ पर भी क्या होगा, इंटेंसिटी जीरो होगी। मतलब दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो इंटेंसिटी आपकी जीरो मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि जैसे कि जिसमें डबल स्लिट के लिए जो है दो टर्म था, आई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर 4a साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर प्लस इंटू कास स्क्वायर गामा, ये एक्सप्रेशन था हमारा, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो ये हमारा टर्म है ये डिफ्रैक्शन टर्म है, ये आपका इंटरफेरेंस टर्म है। अब ये वाला टर्म के लिए हम ऑलरेडी सिंगल स्लिट वाले में डिस्कस कर रखे हैं कि कब आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। जो साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर है वो कब मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम की कंडीशन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कब मिलेगी, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कब मैक्सिमम मिलेगी, जब क्या है बीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। बीटा क्या है आपकी पाई बाई लेमडा बी साइन
थीटा। तो मतलब क्या है, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो उस समय आपको क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्स सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि जब बीटा की वैल्यू क्या हो, आपकी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो, तब भी आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये डिफ्रैक्शन वाला है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है इंटरफ्रेंस वाला टर्म, ठीक है, इंटरफ्रेंस वाला टर्म है। इंटरफ्रेंस टर्म वाला टर्म क्या है आपका, कॉस स्क्वायर गामा। अब क्या इंटरफ्रेंस मैक्सिमम कब मिलेगी, मतलब इंटरफ्रेंस मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें चाहिए कॉस गामा कब मैक्सिमम है, तो कॉस गामा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। और वो कब होगी, जब गामा इक्वल टू क्या हो, एन पाई, वेयर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 समथिंग, ठीक। इस तरह से हम देखें कि गामा इक्वल टू एन पाई बताता है आपकी इंटरफ्रेंस मैक्सिमम का डायरेक्शन, ओके। तो गामा की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा इक्वल टू एन पाई के बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा जो बता रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है किसका, डिफ्रैक्शन, सॉरी इंटरफ्रेंस मैक्सिमम्स की, ठीक है। इंटरफ्रेंस मैक्सिमम का जो डायरेक्शन मिलेगा वो इससे मिलेगा।